एक सूझ दी गई सोच से किस्मत बदलता जाऊंगा। सफ़र में मैं गिरूंगा पर गिर के फिर उठ जाऊंगा। हाँ, रास्ते हैं मुश्किल, किस्मतें भी आजमाएंगी, उठूंगा मैं फिर इस कदर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस। तो आज 20 मार्च 2024 से लेकर आपका नीट का एग्ज़ाम 5 मई 2024 में अब एग्जैक्टली 45 दिन बचे। इन 45 दिनों के अंदर अगर आप अभी 12th क्लास के अंदर हैं, दिस वीडियो इज मेनी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 12th क्लास राइट नाउ, क्योंकि 11th वालों को तो इतना ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो ड्रॉप ले चुके हैं वो पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ इन 12th क्लास और जिन्होंने अभी अभी अपने बोर्ड का एग्ज़ाम कल बायोलॉजी का एग्ज़ाम देकर ख़त्म किया है। तो आपके लिए अब क्या क्या तरीका है नीट के एग्ज़ाम में 600 प्लस स्कोर लाने का। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस स्कोर आज की डेट से मेहनत करके भी इज़ अचीवेबल कम्प्लीटली 200%। मेरी गारंटी है। बस जो मैं कह रहा हूँ, स्टिक विद एवरीथिंग विद प्योर डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्टनेस एंड यू विल सी द डेफिनेट रिजल्ट्स। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए जी, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी करंट पोजीशन क्या है, आप किस जगह पर अभी खड़े हुए हैं। विद करंट पोजीशन आई मीन कि आपको कितना कितना आता है। आपके पास अभी 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब इन 3 सब्जेक्ट के अंदर आपको कितना कितना सिलेबस आता है। फिजिक्स के अंदर आपके पास 9 यूनिट्स हैं इन क्लास 12th। अभी हम जब 12th क्लास की बात करें, 11th को भी कवर करना है, 12th इधर 9 यूनिट है, इधर आपके पास 10 चैप्टर है और इधर आपके पास 13 चैप्टर्स हैं। अब आपको ये देखना है कि इसमें से आपको कितना कितना आता है। व्हाट इज योर करंट स्टैंडिंग इन 12th क्लास। तो इधर से अगर आप मान लो कि आपको 9 में से मान लो अभी आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपने एग्ज़ाम के लिए तो सारे पढ़े हैं, तो 7 यूनिट हम मान लेते हैं कि आपको इधर अच्छे से आती है। इधर 10 चैप्टर्स में से आपको 7 से 8 चैप्टर एकदम अच्छे से आते हैं। ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर या फिजिकल के कुछ चैप्टर नहीं आते। और इन 13 चैप्टर्स में से सिंस आपकी फेवरेट ही होनी चाहिए एज्यूम, तो आपको 11 से लेकर 12 चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं यहाँ तक। जब आप पेपर देकर बायो में तो कल एग्जाम दिया, तो इतना इतना आपको अभी तक आता है। 11th में एज्यूम करके चलता हूँ कि आपने ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई, तो 11th आपको ज़्यादा नहीं आती। 12th में आपको अभी इतना इतना आता है। दिस इज योर करंट पोजीशन। अब इसके आगे आपको बिल्ड करके चलना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो रह गया उसको कवर करो, अब वो आपका वीकर पोर्शन है। वीकर पोर्शन तो बाद में ही आएंगे, पहले अपना स्ट्रॉन्गर पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना। इस चीज़ को फोकस करो, ये आता है तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट कि इन यूनिट्स में से, इन चैप्टर्स में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका 100% बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। इन चैप्टर्स को इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रेटेजी। देन ये चैप्टर्स की लिस्ट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 5 ईयर ट्रेंड, जब से एनडीए नीट का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है और अकॉर्डिंग टू द डिलेटेड सिलेबस इस साल, दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन चैप्टर वाइज वेटेज। तो इतना इतना देखो हो सकता है, आप इसका भले ही स्क्रीनशॉट ले लो एंड डिवाइड कर लो। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग, क्या कि भाई इतने सारे चैप्टर्स तो हो गए, ये वाले इतने सारे चैप्टर्स हो गए, इन चैप्टर्स में से आपको कौन कौन सा अच्छे से आता है वो आपको देखना पड़ेगा। कौन कौन सा अच्छे से आता है मतलब मेरा भाई सारे चैप्टर लिखे, इन सारे चैप्टर्स के हिसाब से ना जीओसी में से बहुत ज़्यादा सिलेबस आ रहा है। इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पी लॉ, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब में से 3 क्वेश्चन आएंगे। एक्सपेक्टेड है ऑब्वियसली, एग्जैक्टली क्या होगा तो जब आप 5 में को पेपर करने जाओगे तो पता चलेगा, बट दिस इज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। तो ये है, बट आपने तो 11th पढ़ी नहीं है तो आपको देखने के नहीं आता। आपको जीओसी थोड़ा थोड़ा याद होगा बिकॉज आपने ऑर्गेनिक कभी पढ़ी थी, और आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता होगा। आपको पी ब्लॉक तो थोड़ा बहुत रिलेटेड, मेजरली तो बच चुका, तो थोड़ा थोड़ा रिलेटेड सा बचेगा। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको आता होगा, तो आप क्या इक्विलिब्रियम पढ़ने बैठोगे? नहीं बैठोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये मैंने आपको मतलब दिखा दिया, मैंने भाई ये मोटे मोटे इतने चैप्टर्स हैं जिसमें से ज़्यादा दो आते हैं, बाकी सब में से 1 या 2 बचे हुए में से भी आ सकते हैं, उनमें 2 आने के चांस कहाँ है? इन सब में से 2 आ सकते हैं, 2 3 4 आ सकते हैं। दीज आर टोटल 34 क्वेश्चन फॉर 136 मार्क्स। केमिस्ट्री 180 नंबर की आएगी, मैंने आपको 136 तक बता देगा, 136 तक
कम भी कर लो तो भी अराउंड 125, तो बेयर मिनिमम मानो 125 मार्क्स का इन चैप्टर्स में से आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लेके चलोगे, 125 तो आएगा ही आएगा इन चैप्टर्स के नंबर से, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। बट बाय द एंड ऑफ जो हमारी प्रिपरेशन जर्नी है, तब जब हम अपनी प्रिपरेशन रैप अप करेंगे अराउंड 13 अप्रैल पर, तब तक आपको ये चैप्टर्स आने चाहिए, अभी के लिए आना जरूरी नहीं है। और इवन इफ इनमें से कोई नहीं आया तो जो बच गया उसमें से आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो इक्विलिब्रियम पढ़ा, इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम भी आ जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी आ जाता है, नहीं कर रहे आप, छोड़ दो भाई, इसकी जगह पर जो 11th में बची वो कर लो। इसमें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं लिखा, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू एटम्स इन न्यूक्लियर एंड ड्यूअल नेचर, क्लास 12 फिजिक्स रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आ गया नोट से, ये वो कर लो, चीज़ें तो आसान पड़ जाएंगी ना हमारे लिए। तो ये आपको सोचना पड़ेगा अपने हिसाब से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। एंड सेम विद यहाँ पर फिजिक्स, ये लिख दी कुछ यूनिट्स फॉर 35 क्वेश्चन एंड 140 मार्क्स, इतने इतने में से आ जाएगा। इसमें से कोई यूनिट आपको नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमने ऑसिलेशन 11th क्लास की क्लास में थी, आपने नहीं पढ़ी थी, छोड़ दी, मान लिया। मॉडर्न फिजिक्स अभी है सामने, सेमीकंडक्टर सामने, मैग्नेटिक फील्ड सामने, रे ऑप्टिक्स अभी आपको समझ नहीं आई, मान लिया भाई, अभी के लिए छोड़ो, बाद में देखेंगे इसको, बाद में आपको ऑसिलेशन नहीं करना, छोड़ो मत करो उसको। बट कोई और चैप्टर जो इसमें बच गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने वर्क एनर्जी नहीं इंक्लूड करा, यहाँ पर मैंने काइनेमेटिक्स इंक्लूड नहीं करा, आप उनको कर दो, वो कंपैरेटिवली आसान पड़ेगा, ऑसिलेशन बड़ा है, मुश्किल पड़ेगा थोड़ा सा। इधर मैंने थर्मोडायनामिक्स लगाया बट काइनेटिक थ्योरी नहीं लगाया। आप उन और चैप्टर्स को भी अप्रोच कर सकते हो जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हीं को अप्रोच करना है। बस आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है भाई ये हमारा मोटा मोटा एक टारगेट है, हमें इसको अचीव करना है। 11 में से 9 तो हमारे बिल्कुल एकदम अचीव हो जाने चाहिए। एंड दिस माय फ्रेंड इज फॉर बायोलॉजी 17 ये और बाकी 13 ये 30 83 क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे 332 मार्क्स के। 83 भी नहीं तो 80 क्वेश्चन अराउंड इन्हीं 30 में से आएंगे। इन टोटल आपके पास, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिकॉज मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा था, तो आपके पास 13 चैप्टर इन 12th क्लास एंड 23 या 26 चैप्टर्स आई गेस इन 11th क्लास हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 36 में से कुछ चैप्टर्स हैं, उसमें से 30 मैंने यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह सब हटा दो तो 30। अब यहाँ से आप 83 क्वेश्चन और मैं कह रहा हूँ 80 प्लस क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे इन्हीं 30 चैप्टर्स के अंदर से, बचे हुए में से कम आएगा और 332 मार्क्स और 83 आप लगा दो, मतलब 320 आउट ऑफ 360 यहाँ से निकलेगा। तो इन 30 चैप्टर, ये आपके सारे चैप्टर से इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अब मेन बात आती है हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, कि अब हमें तैयारी करनी है तो भैया तैयारी किस तरीके से करें। तो अब हम पहुँचते हैं अपनी तैयारी पर। इन बायोलॉजी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों चीज़ों के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो रिवाइज करना है या पढ़ना है। रिवाइज करना है या पढ़ने का मतलब जो चैप्टर आपको आता है उसको तो रिवाइज ही करोगे, और जो चैप्टर नहीं आता, जो मैंने आपको टारगेट दे दिया, उनमें से आप पढ़ोगे। जो रिवाइज करना है, जो आपको सबसे पहले आता है, आप उसको रिवाइज करो, ख़त्म करो चैप्टर अच्छे से। जो पढ़ना है वो लास्ट में पढ़ेंगे। पहले मान लो आपको इन टोटल 10 चैप्टर भी आते हैं ना, तो उन 10 चैप्टर को पढ़ लो, उसके बाद फिर आना रिवीजन के ऊपर, उसके बाद आना नए चैप्टर पढ़ने के ऊपर। पहले उन 10 चैप्टर को रिवाइज करो। रिवीजन या पढ़ने के बाद जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है वो वन शॉट से पढ़ना, किसी भी जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो, हज़ारों वीडियोज़ हैं, आपको जो अच्छी लगे उससे कोई सा भी वन शॉट निकालो और उसको पढ़ो। इसके बाद आप उठाओ एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी, तीनों के अंदर आपको जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसको रीड करना ही पड़ेगा, वो बहुत मस्त है। उसके अंदर से ही कई सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना और यहाँ पर एक 10 मिनट रूल फॉलो करना। दिस स्पेसिफिकली इज फॉर बायोलॉजी, बिकॉज उसकी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बायोलॉजी के अंदर क्या करना, एक पेपर पढ़ो, एक पेज पढ़ो चैप्टर का 10 मिनट, टारगेट रखो कि 10 मिनट के अंदर मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट, एक ये पेपर कंप्लीट करना है। फिर दूसरा पेपर पढ़ो 10 मिनट के लिए, उसको भी पढ़ो, एंड देन इन दोनों पेपर को कंबाइन करके 10 मिनट के लिए इन दोनों को वापसी पढ़ो। बहुत अच्छे से 2 पेपर हो जाएंगे। 2 पेजेस पढ़े हैं आपने, बस आगे पीछे से एक पेपर पूरा रीड करा है और 10 मिनट में 30 मिनट इसमें आपने लगा दिए। ठीक है, एक आपकी रीडिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो इसको एक पेपर कर लो, मतलब आगे पीछे से एक 10 मिनट में, देन आगे पीछे से एक 10 मिनट में, और आपके 2 पेपर इस तरीके से हो जाएंगे, नॉट मोर देन। मैं इससे ज़्यादा कहीं नहीं रहा करूँ, आप बस इतना करो इन 30 मिनट्स, आधे घंटे आप 2 पेपर करोगे। ठीक है, एक चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 10 पेज हो सकते हैं। अगर आप 2 आधे घंटे में पढ़ रहे हो
तो आप 10 पेज कितने में पढ़ोगे? आपको लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। इस 3 घंटे में आप लगा दो, अगर if आप थोड़ा स्लो भी हो जाओ कहीं पर, आप 3 घंटे मैक्सिमम एक चैप्टर पढ़ने में लगा दोगे। 3 घंटे आपने लगा दिए, बहुत है, बट 3 घंटे लगने के बाद आपको चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया एनसीईआरटी से। और जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो फिर अपने नोट्स पढ़ो जो आपने खुद बनाए हुए हैं। आप रिवाइज कर रहे हो चाहे आप पढ़ रहे हो, आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आपके पास अपने लिखे हुए नोट्स होने चाहिए, किसी और के नोट्स कभी मत पढ़ो। आपके अपने लिखे हुए नोट्स होने चाहिए, उसको 5 से 6 बार पढ़ो। बहुत बोरिंग लगेगा कि भाई ये तो मैंने पढ़ लिया, सब आता है, फिर भी पढ़ो, 5-6 बार उसको पढ़ो और फिर क्वेश्चन पे आओ। 150 से 200 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करो उसके। एंड ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ और गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप 200 क्वेश्चन कर रहे हो और आपने सिर्फ नोट्स पढ़े हुए हैं तो भी 200 में से 120 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। 200 में से 120 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, इवन इफ आपने सिर्फ नोट्स पढ़े हुए हैं, कुछ प्रैक्टिस नहीं करोगे फर्स्ट टाइम में। ये पावर है नोट्स की, इसलिए अपने नोट्स खुद बनाओ और खुद उसको रीड करो, हर बार अपने ही नोट्स, किसी और के नहीं। इसके बाद क्वेश्चन करते हुए स्टार आते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स कि इन 200 क्वेश्चन में से जो आपने 150 से 200 क्वेश्चन करे हैं, इन 200 क्वेश्चन में से जो जो आपको ज़रूरी लगे कि आपको लग रहा है ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन में से एक बार में सॉल्व नहीं हुआ बट सॉल्व हो गया, बट स्टिल ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें मेरे को काफ़ी सोचना पड़ा, उन सारे क्वेश्चन को स्टार मार्क करते हुए चले जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एंड देन जब आप क्वेश्चन खत्म करो, एक बार फिर से अपने नोट्स पढ़ो और फिर कोई ना कोई टेस्ट दे दो, या फिर टेस्ट बाद में दे दो सारे चैप्टर्स का एक साथ। एक बार नोट्स पढ़ो और चैप्टर को खत्म करो। जब आप फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको अगेन सेम चीज़ करनी है, रिवाइज करना है, पढ़ना है तो वन शॉट से ही पढ़ना है। फिर अपने नोट्स उठाओ, नोट्स को रिवाइज करो, फिर पीवाईक्यूज करो या क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज या क्वेश्चंस यहाँ पर भी करने हैं, फिर स्टार मार्क करो और नोट्स पढ़ो और फिर टेस्ट दो। फ़र्क क्या आया? इधर आया। आपको एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ना है तो सिर्फ अपने नोट्स को पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना। यहाँ पर रीडिंग से ज़्यादा टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर देना है, यहाँ पर रीडिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग में लगभग बराबर टाइम देना है। यहाँ पर अगर आप 30% टाइम रीडिंग में दे रहे हो तो 70% टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में देना है। यहाँ पर अगर आप 60% टाइम रीडिंग में दे रहे हो तो 40% टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में देना है। इतना आपको अपना टाइम गैप, इधर क्वेश्चन सॉल्विंग और ये इतना आपको अपना टाइम फ्रेम करना पड़ेगा जब आप ये वाले चैप्टर्स को पढ़ोगे। देन आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में नहीं जीना। आपके पास सिर्फ 45 दिन बचे हैं तो आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्रोच करो। क्या क्या आपको अवॉइड करना है? अनडूएबल टारगेट्स आपको अवॉइड ही करने हैं। जो टारगेट्स आप अचीव नहीं कर सकते, आपको पता है ऐसा कोई टारगेट है जो आप अचीव ही नहीं कर सकते, आपको उसको अवॉइड करना है। दूसरा, आपको कोई सी भी ऐसी वीडियोस नहीं देखनी जहाँ पर आप लॉन्ग लेक्चर्स देख रहे हो। आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं देखना जहाँ पर आप बहुत लंबे लेक्चर्स कर रहे हो। समटाइम्स ऐसा होता है, मैंने 2 दिन पहले वीडियो देखी थी, एक लाइव सेशन चल रहा था एक चैनल पर, काफ़ी बड़ा चैनल है, तो वहाँ पर वो बड़े आराम से वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ा। अब भाई आपके 40-50 दिन बचे हैं नीट के लिए, आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन में आप वेक्टर की डेफिनेशन क्यों पढ़ोगे? आप वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, आप आगे बढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने लगो। क्या ज़रूरत है इस टाइम पर वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ने की? उसमें डिस्प्लेसमेंट लिखा और बच्चे वहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं नीचे कि सर डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग गलत है। क्या पर्पस हुआ इससे? कुछ नहीं, बट वो टाइम पास कर रहा था, वो बच्चे भी टाइम पास कर रहे थे, उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, बच्चों का टाइम पास हो रहा है। बट दिस इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर यू। ये आपके लिए किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं होने वाला, तो अवॉइड करो इसको कि आप लॉन्ग लेक्चर्स देखो। इंस्टेड आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस देखो। वो सेशन देखो जहाँ पर लगातार क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 3-4 घंटे की वो वीडियो जहाँ पर वो बंदा लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व भी एक अच्छे मेथड से कर रहा है। कई सारे क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस ऐसे भी हैं जहाँ पर भाई वो बस अपना टाइम बढ़ाने के लिए एक लंबा मेथड यूज़ कर देते हैं, सिर्फ इतना दिखाने के लिए भाई मेरे को बहुत कुछ आता है और देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा लेकिन उसको 2 पेज तक खींच के ले गए। ये भी आपको थोड़ा फिल्टर करना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस आपको ये यहाँ से निकालना पड़ेगा। एंड डूएबल टारगेट्स को आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा कि भाई आप अपने लिए ऐसे अभी तक आप कल तक आप 2 घंटे पढ़ रहे थे, अगले दिन आपने टारगेट रख दिया कि मैं दिन के 15 घंटे पढ़ूंगा, हो ही नहीं सकता भाई। कैसे पढ़ पाओगे? 2 घंटे से आप एकदम 15 घंटे पे कैसे शिफ्ट कर जाओगे? अनलेस आप बहुत हाई IQ लेवल या बहुत हाई डिटर्मिनेशन वाले वगैरह ऐसा हो तो आप आज ये वीडियो नहीं देखिए। तो कीप योर टारगेट्स डूएबल, धीरे धीरे करके बढ़ाओ। 2 से 4 पे आओ, 4 से 6 पे आओ, 6 से 10 पे चले जाओ। 6 से 10 की ट्रांजिशन इज ईजी, बट 2 से 15 की ट्रांजिशन इज इम्पॉसिबल। ठीक, तो टारगेट्स को डूएबल रखो। देन
टारगेट क्या क्या रख सकते हो कि आपको पेन की रिफिल को 2-3 दिन में हमेशा खत्म करना है। बहुत अजीब सा टारगेट लगेगा आपको, लेकिन एक अच्छा टारगेटेड है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा आपको पढ़ने से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम लगाना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप पेन से लिखोगे, और कीप द टारगेट क्या है, हर 2-3 दिन में ना यार पेन खत्म हो जाना चाहिए। जेल पेन होता है जल्दी खत्म हो जाता है, तो 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। बॉल पेन जब थोड़ा लेट खत्म होता है तो 3-4 दिन चल जाएगा, बट हर 2-3 दिन में आपकी पेन की रिफिल खत्म हो जानी चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि इतने क्वेश्चन मैं लगातार सॉल्व करूँगा कि पेन ही खत्म हो गया पेन। देन अगली चीज़ है फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स फर्स्ट एंड देन गो टू योर वीकर क्वेश्चन। जो मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि जो जो चैप्टर आपको अच्छे से अभी आते हैं सबसे पहले उसको कवर करो, कि इसमें से कोई भी एक एक भी नंबर नहीं घट जाना चाहिए। इधर से कोई एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो रोज नहीं आता। एंड देन गो टू योर वीकर क्वेश्चन, फिर उनको वापसी पढ़ना है। पहले जो अच्छे से आता है उसको कंप्लीट करना है। आगे रीड नोट्स एंड एनसीईआरटी रेगुलरली। जो आपने नोट्स अपने बनाए हैं और जो एनसीईआरटी की बुक है आपको लगातार उसको पढ़ते चले जाना है। जब आपके पास आपको लग रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा, आप एनसीईआरटी पढ़ लो, बट आपके पास ये टाइम नहीं है कि मेरे पास कुछ करने का मन नहीं कर रहा तो मैं टाइम पास कर लूँगा, जब मैं कुछ वीडियो देख लिया, मैं घूमने चला था, वो वाला टाइम नहीं बचा आपके पास मेरे भाई। अब आपके पास सिर्फ 45 दिन बचे और इस 45 दिन में आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है। तो उस बड़े पहाड़ चढ़ने के लिए आपको मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जितना भी टाइम आपके पास बचता है, जहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं, वहाँ पर अपने नोट्स या फिर अपने जो एनसीईआरटी वो क्या आपकी बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक वो पढ़ लो। एनडीए की बीवाईक्यूज मतलब 2019 से लेकर 2023 तक के आपके सारे बीवाईक्यू आपको सारे बीवाईक्यूज ही करने हैं। इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ये मैं आपको सारे सॉल्व करवा दूँगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सारे चैप्टर्स के आपको सॉल्यूशन 2019 से लेकर 23 तक के इन लाइव सेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम 10 days फ्रॉम नाउ, मतलब आप थोड़े दिन पढ़ लो अच्छे से। फ्रॉम 1 अप्रैल हम ये चीज़ चालू कर देंगे। 1 अप्रैल से डेली लाइव सेशंस करेंगे और लाइव सेशन के अंदर हम एनडीए के बीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। मतलब 2019 से 23 तक के हर एक चैप्टर में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन लाइव सेशन। और जल्दी जल्दी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, तरीके बताऊंगा कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कैसे खत्म करना है। बिकॉज आपका टारगेट रहेगा ड्यूरिंग द एग्जाम कि आपको एक क्वेश्चन 2 मिनट में कंप्लीट करना है, तो सारे क्वेश्चन उसी हिसाब से बताऊंगा कि 2 मिनट में कैसे खत्म हो। बट उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि 2 मिनट से जल्दी भी कैसे खत्म हो जाए, और अगर कोई क्वेश्चन बड़ा है तो उसके अंदर एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट लग रहा है, कंसेप्ट क्लियर करते करते क्वेश्चन आपको करना बताऊंगा। एंड देन मॉक टेस्ट एवरी 10 days इनिशियली, एंड देन उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम बढ़ा दो, फिर एवरी वीक, और फिर फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दो हर 3 दिन में। जब आपने प्रिपरेशन शुरू करी, आपने मान लो आज से प्रिपरेशन शुरू करी, आज 20 मार्च है, आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी। 20 मार्च से जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तब अपना जब सिलेबस कंप्लीशन में जा रहे हो, आपने कुछ चैप्टर्स कर लिए, तो मॉक टेस्ट दो 30 तारीख को, 30 मार्च को, ठीक है। अब ये मत सोचना कि भाई मेरा तो बहुत कम सिलेबस हुआ है, इसने मैं मॉक टेस्ट देके क्या करूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, कम मार्क्स आएंगे ना भाई, कम दे दो। कौन सा तुम्हारे मार्क्स नोटिस बोर्ड पर लगा रहा है कोई जाकर, कौन सा तुम्हारे मार्क्स इंस्टाग्राम पे तुम्हारी स्टोरी पे डाल देंगे कि सब लोग उसको देखेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई मैंने इतना करा था और अब इससे मेरे को सीखने को क्या मिल रहा है, प्लस जो जो चैप्टर अब आप आगे पढ़ोगे उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो आपको पहले से पता होंगे। तो मॉक टेस्ट आर एक्चुअली वेरी यूजफुल। तो 20 से लेकर आप 30 को टेस्ट, 30 के बाद आप 10 को देना, 2 टेस्ट 10 दिन में। देन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो एवरी वीक, 10 के बाद 17 को, 17 के बाद 24 को, 24 तक पहुंचने के बाद फिर हर 3 दिन में फिर 27 को दो, फिर 30 को दो, और फिर अगर आपका मन करे तो 5 तारीख को पेपर है तो 3 तारीख को देना, नहीं मन करे तो मत देना। बट आपको ये सारी चीज़ें स्पेशली दिस तो आपको 4 तारीख तक करना है। एनसीईआरटी और नोट्स को रीड करना है, ये तो आपको 4 तारीख तक भी करना है। 5 तारीख को पेपर है और 4 तारीख तक भी आप पढ़ रहे होंगे, ये आप याद रखो। एंड लास्टली डोंट एम फॉर परफेक्शन एंड नो डे विल बी लाइक, मतलब आपने मान लो पहले दिन आप पढ़ रहे हो आज और आपने टारगेट रखा कि भाई मैं फिजिक्स के 2 चैप्टर्स कर लूँगा और केमिस्ट्री के भी मैं 2 चैप्टर कर लूँगा और बायोलॉजी के अंदर मैं 2 चैप्टर, ये मेरा एक दिन का टारगेट होगा। मान लिया ठीक है, टारगेट हो जाएगा। बट अब जब करने बैठे हो तो इतनी ज़्यादा आपकी पढ़ाई करने की इतनी ज़्यादा हैबिट नहीं है, आपकी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है पढ़ते हुए कि आप कि इसके 200 इसके 200 इसके 200 600 क्वेश्चन एक दिन में कर लो। 600 क्वेश्चन इज वेरी बिग थिंग,
उसके साथ आपको पढ़ना भी है, रिवाइज भी तो करना है, नोट्स भी तो 5-6 बार पढ़ने हैं। कैसे कर पाओगे? नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आपका 100% है, अचीविंग एटलीस्ट 50% ऑफ इट इज़ अ वेरी बिग थिंग ऑन द फर्स्ट डे। बहुत बड़ी बात है। परफेक्शन ये मत करो, मतलब ये मत सोचो कि आपने जो टारगेट लिया है दिन का वो 100% अचीव होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ 50% हो गया, 60% हो गया, ठीक है, जो बच जाएगा उसको बाद में कर लेंगे, बट एटलीस्ट एक टारगेट रखो अपने आगे। टारगेट पूरा ना होने से डीमोटिवेट मत हो, टारगेट रखो, टारगेट अचीव नहीं हुआ तो वो आगे के लिए मोटिवेशन है कि भाई इतना काम करने को बचा हुआ है मेरे पास। नेक्स्ट इज नो डे विल बी अलाइक, मतलब अगर आज आप 10 घंटे पढ़ लिए और कल आप 8 घंटे ही पढ़ पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वाला दिन कम फ्रूटफुल रहा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जहाँ पर हम नहीं पढ़ पाते। तबीयत खराब हो गई, घर में कुछ हो गया, कहीं अर्जेंटली जाना पड़ गया, किसी की चोट लग गई, आपकी चोट लग गई, देयर आर मेनी थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। हर एक चीज़ हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती, तो कुछ भी हो सकता है। तो कोई दिन हर एक जैसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि आप आज 10 घंटे पढ़ गए तो आप रोज़ ही 10 घंटे पढ़ोगे, कहीं बार 4 भी पढ़ोगे, कई बार हो सकता है 45 दिन में ऐसा भी दिन चला जाए जहाँ मैं पढ़ ही ना पाऊँ। उससे स्ट्रेस नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट लगे रहना है लगातार। जितना भी टाइम आपको मिल रहा है आपको लगाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन स्लीप इज़ द नेक्स्ट। आपको 7 से 8 घंटे सोना है। 7 to 8 आवर की स्लीप इज़ वेरी एसेंशियल। आप 5 घंटे सो जाओ और अगले पूरे दिन आप झपकियाँ लेते रहो तो क्या फ़ायदा उसका। एक बार अपना एक स्लीप शेड्यूल फिक्स करो कि भाई मेरे को रात को 12 बजे सोना है और मेरे को सुबह 7 बजे उठ जाना है, बट अब 7 बजे उठने के बाद 7 से लेकर अब रात को 12 बजे तक मेरे को बिल्कुल नहीं सोना। इतना फिक्स रखो, एक बार सो जाओ, 7 घंटे के लिए सो जाओ, फिक्स है, बस हो गया है। अगर बीच में आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए तो उठो, थोड़ा बहुत घूम फिर लो, स्ट्रेच कर लो बॉडी को, लेटो मत। लेट हो गए तो नींद आ जाएगी, टाइम खराब हो जाएगा। ले सोने के बाद कुछ नहीं पता चलता भाई 15 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटा का। उठो, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करोगे बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, आलस चला जाएगा। बट 7 से 8 घंटे रात को सो जाओ अच्छे से। देन स्टडी अप्रॉक्सीमेटली फॉर 10 to 12 आवर पर डे, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये तो भाई अब बेयर मिनिमम है, इससे कम पे काम नहीं चलने वाला। भले ही आज 2 घंटे पढ़ रहे हो, बट आगे चल के बढ़ाते चले जाओगे टारगेट को। इधर तक आपको 30 तारीख से पहले यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला, नीट का बिल्कुल क्लियर नहीं होगा मेरा भाई। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। एक बहुत छोटी जर्नी बची है अब तो, 45 डेज इज़ नॉट अ वेरी बिग टाइम पीरियड, तो अब तो जर्नी काफ़ी ही छोटी बची हुई है। बट इस छोटी जर्नी के अंदर भी कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की। अगर आप लगातार लगे रहोगे उसके पीछे, तो ही आप फाइनल उस ड्रीम को जो आपने देखा था कभी, उसको अचीव कर पाओगे, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाओगे। एल्स इट विल बी रियली इम्पॉसिबल फॉर यू टू बी डॉक्टर। MBBS की डिग्री में एंटर करना है, MBBS के कोर्स में, वो बहुत मुश्किल चीज़ है, और वहाँ के लिए आपको कंसिस्टेंट और कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस इज़ अ वेरी बिग थिंग इन एनीथिंग। आप कुछ भी करो, कॉन्फिडेंस इज़ रियली गेम चेंजर फॉर यू। अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं रहोगे ना खुद को लेकर, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप इसी चीज़ पे रहोगे भाई सही है या नहीं है, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, आधे टाइम आप किसी कंफ्यूजन में जाओगे, चीज़ों को गलत करते हुए ले जाओगे। खुद पे भरोसा रखो। किसी और को आप पे भरोसा तब होगा जब आप खुद पे भरोसा करके आगे बढ़ोगे। खुद पे भरोसा करना इज़ अ रियली रियली इम्पोर्टेंट थिंग, नॉट जस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम, फॉर होल ऑफ योर लाइफ। खुद पे भरोसा करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस चैनल पे जो मैंने इनिशियली जो सबसे पहली वीडियो डाली थी, जो अच्छी गई थी, नीट प्रिपरेशन की गई थी वो 6 मंथ्स, उसमें भी मैंने कहा था, और आज अगेन आई एम रिपीटिंग सम लाइन्स जो मैंने कही थी कि एक सोच थी कि सोच से किस्मत बदलता जाऊँगा, सफ़र में मैं गिरूँगा पर गिर के फिर उठ जाऊँगा। हाँ, रास्ते हैं मुश्किल, किस्मतें भी आजमाएंगी, उठूँगा मैं फिर इस कदर कि मंज़िलें रुक जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, खूब जोर लगा दो। These last 45 days are just for you, my friend. Make the best of it. Give your best shot to it. Thank you very much. Jai Hind.